नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन सिंह स्वागत करता हूं फिर से आपका। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम राज्यसभा के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि लोकसभा का स्ट्रक्चर कैसा रहा, लोकसभा की स्पेशल पावर क्या रही, लोकसभा की सीटें किस किस बेस पर बटी हुई है पूरे राज्यों में और यूटीज में। आज का टॉपिक है राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट। सबसे पहले राज्यसभा में जो पॉइंट्स होंगे, हमारे पहला पॉइंट होगा कि राज्यसभा का गठन कब हुआ। दूसरा, राज्यसभा के और क्या क्या नाम है, अन्य नाम। तीसरा पॉइंट है राज्यसभा का स्ट्रक्चर, राज्यसभा का संगठन। एंड 4, राज्यसभा की शक्तियां। एंड लास्ट, राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी। इन पॉइंट्स पे अपन डिस्कस करेंगे, फिर राज्यसभा पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, हालांकि दोनों का गठन एक साथ ही हो गया था। तो सबसे पहले गठन की बात करें। 1919 का अधिनियम, 1919 का एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसलिए कहा जाता है कि उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे, भारतीय राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो तो थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और तत्कालीन जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन दोनों ने मिलकर इंडिया के शासन को बेहतर बनाने के लिए ये योजना बनाई गई थी, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत जो सेंट्रल असेंबली का गठन 1853 में हो गया था, उस सेंट्रल असेंबली को 1919 में आके उसका डिवाइडेशन कर दिया गया, और अब उस असेंबली के 2 पार्ट बने, जिसमें एक जनता दल और दूसरा था जनता परिषद। लेटर ऑन जनता दल और जनता परिषद आने वाले टाइम पे राज्यसभा और लोकसभा बनती है। तो संविधान निर्माताओं ने जनता दल, हाउस ऑफ पीपल, और जनता परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे संविधान निर्माताओं ने नियम बनाने के लिए दोनों संस्थाओं को स्वीकार किया। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 1952 में संसद अपने वर्तमान अस्तित्व में आई, संसद का अस्तित्व हुआ, तब ये दोनों सदन हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाने जाने लगे। अप्रैल में इनकी पहली बैठक हुई, हाउस ऑफ पीपल की पहली बैठक और काउंसिल ऑफ स्टेट की पहली बैठक। अप्रैल में इनका गठन हुआ। अप्रैल 1952 और मई 1952 में इनकी पहली बैठक हुई, फर्स्ट मीटिंग। तो लेटर ऑन 2 ईयर, 2 साल के बाद 1954 में तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट के जो हेड, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब से काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा जाएगा और हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहा जाएगा। तो इस प्रकार से लोकसभा का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि 1919 के एक्ट में दोनों सदनों का अस्तित्व आया और संविधान निर्माताओं ने दोनों सदनों को स्वीकार किया, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से। और लेटर ऑन 1954 में, 1954 में आकर तत्कालीन जो काउंसिल ऑफ स्टेट के हेड, सभापति, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने काउंसिल ऑफ स्टेट इंग्लिश का नाम चेंज करके हिंदी में राज्यसभा कर दिया और हाउस ऑफ पीपल का हिंदी में नाम चेंज करके लोकसभा कर दिया। तब से राज्यसभा और लोकसभा का अस्तित्व में आई और दोनों के नाम जनरल चर्चा के इशू में रहे। तो ये पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ कि राज्यसभा लोकसभा का गठन
1919 के एक्ट के तहत हुआ, और 1919 का जो एक्ट था उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, अन्य नाम क्या है। तो देखिए, लोकसभा में हमने पढ़ा कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, उसको अस्थायी सदन कहा जाता है, विघटन होने वाला सदन कहा जाता है, प्रथम चैम्बर कहा जाता है उसको, लोकप्रिय सदन है वो। और इस प्रकार से जो नाम लोकसभा के थे उसके अपोजिट नाम सारे राज्यसभा के हो जाएंगे। तो राज्यसभा को और अन्य नामों से जाना जाता है, उसमें सबसे पहला आएगा स्थायी सदन, परमानेंट जो चैम्बर है वो राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखने की बात है कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा एक स्थायी सदन है, निरंतर चलती रहती है। इसके बाद इसको संसद का उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस। तो 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थायी सदन, उच्च सदन। इसको लोकप्रिय मामले में कहेंगे तो लोकप्रिय मामला लोकसभा का होता है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि डायरेक्टली लोकसभा में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन राज्यसभा में जनता के प्रतिनिधि डायरेक्ट नहीं जाते, इसलिए उनमें से सेलेक्ट करके फिर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। इसलिए इसको बड़ों की सभा भी कहा जाता है, या अलोकप्रिय सदन, या दूसरा सदन, आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। देखिए, एक मायने में अगर देखा जाए तो राज्यसभा पहला सदन है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है तो इसको प्रथम सदन कहा जाता है, और लोकसभा द्वितीय सदन होगा। जनरली इश्यूज में कई बार ये सवाल आ जाते हैं जनरली राज्यसभा और लोकसभा के नामों से, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। जो लोकसभा वाला वीडियो है उस वीडियो को आप ढंग से देखिएगा, उसमें जो लोकसभा के नाम थे उनके अपोजिट नाम कर लेंगे तो वो राज्यसभा के नाम हो जाएंगे। तो ये 2 छोटे छोटे पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब आते हैं हम संगठन पे कि राज्यसभा का संगठन किस प्रकार से है। स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है सीट या सदस्य। राज्यसभा संसद का एक ऐसा सदन है जिसके सदस्यों का चुनाव जनता के माध्यम से नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यानी सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हुआ कि संसद का ऐसा कौन सा सदन है जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो वो राज्यसभा है। अब अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इन सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो देखिए, सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सदस्य यहीं से सेलेक्ट होकर उसके बाद जाते हैं राज्यसभा में। तो हम यूं कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं उन्हीं में से, और सेलेक्ट करके फिर इनको भेजा जाता है राज्यसभा में। तो जनता का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं, और निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब इससे सबसे पहली बात निकल के आती है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम 25 होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उसको 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट लोकसभा के मामले में हम पढ़ें तो लोकसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ। तो ये बात तो यहां भी तय है कि यहां भी सीटें जनसंख्या के आधार पर ही बटी हुई हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा में हर 10 साल बाद उसमें चेंजेस किया जाता था, और 1971 में उसको फिक्स किया। लेकिन
संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा की सीटों को जनसंख्या के आधार पर मूल संविधान में फिक्स कर दिया था और संविधान की चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया। उन बंटवारे में जहां की जनसंख्या ज़्यादा थी सीटें वहीं की क्लियर रखी गई और राज्यों में उस समय सबसे ज़्यादा आबादी यूपी की थी, तो 31 सीटें उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सबसे ज़्यादा रही। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में यूटीज में दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो यहाँ से 3 सीट राज्यसभा के हिस्से में आई और इस प्रकार से बाकी जो और राज्य थे उनमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया। लेकिन जो ऑल स्टेट हैं, सारे राज्यों में राज्यसभा की सीटें निर्धारित की गई। क्योंकि सभी राज्यों में पर्याप्त जनसंख्या थी। लेकिन जो यूटीज थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, उन केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी का जो नया नाम हो गया पुडुचेरी, ये 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजे गए, क्योंकि जनसंख्या दोनों की थी। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश थे वहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं था। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को जब यूटी में दर्जा दिया गया तो वहाँ की जनसंख्या भी पर्याप्त है और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि भी राज्यसभा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी नए संशोधन के हिसाब से हम जम्मू को भी ऐड कर देंगे यूटीज में और इस प्रकार से 3 हमारे यूनियन टेरिटरीज हो गए, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये 3 पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अलावा जो बचने वाले 6 यूटीज, 6 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से एक भी सदस्य राज्यसभा में नहीं जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि स्टेट तो सारे शामिल हो गए 28, लेकिन जो हमारे 9 यूटी हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से केवल 3 ही शामिल होते हैं, 6 शामिल नहीं होते। तो एक सवाल आपका यहां से बना कि संसद का एक कौन सा सदन है जिसमें संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि शामिल होते हैं? तो इसका आंसर बनेगा लोकसभा। जबकि राज्यसभा के मामले में संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि शामिल नहीं होते, क्योंकि राज्य तो सारे शामिल हैं लेकिन यूटी शामिल नहीं है। तो अब डिसाइडेड करते हैं कि राज्यसभा में सीटें किस किस राज्य से कितनी रखी गई हैं। जिस प्रकार से सीटें लोकसभा में डिसाइडेड थी, मैक्सिमम सीटें, उसके बाद इक्वल सीटें, कम सीटें, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस बेस पे हुआ है। तो राज्यसभा में 245 सीटें रखी गई जो वर्तमान में सीटें हैं और इनकी संख्या मैक्सिमम 250 हो सकती है। इसके इक्वली हमने पढ़ा, पैरेलल पढ़ा लोकसभा में कि लोकसभा में 545 वर्तमान में सीटें हैं और 552 मैक्सिमम सीट हो सकती हैं। जो 245 सीट हैं, ये 245 सीटों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो निर्वाचित सीटें और एक मनोनीत सीट। भारत के संविधान का आर्टिकल 80 इस बात का अधिकार देता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, बिना चुनाव के माध्यम से राज्यसभा में बिठा सकता है। और ये 12 व्यक्तियों का संबंध रहेगा आर्ट, कला, साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस एंड सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, कि कोई भी व्यक्ति जो इन चारों क्षेत्रों में फेमस है, चारों में से किसी एक क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसकी इतनी प्रसिद्धि है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको राज्यसभा में नॉमिनेट करने के लिए मजबूर हो जाए। तो कहने का तात्पर्य, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है और उनका एरिया रहेगा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्य। ठीक इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि लोकसभा में केवल 2 को नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियंस, आर्टिकल 331 के तहत। लेकिन अभी हाल ही के नए संविधान संशोधनों के तहत वो वाली जो सीट रिजर्व कैटेगरी की थी उसको हटा दिया गया है। इसके बाद बचती निर्वाचित सीटें। तो 245 में से हम अगर 12 सीटों को हटा देंगे तो अपनी सीटें बचेंगी 233 सीट। तो ये 233 सीटों का बंटवारा 2 जगह होगा, स्टेट और यूटी में, कि राज्यों से कितनी सीटें होंगी और यूटी से कितनी सीटें होंगी। तो सबसे पहले राज्यों के बारे में देखते हैं
कि राज्यों से कितनी सीटें हैं, मैक्सिमम सीटें कितनी हैं और इक्वल सीटें कितनी हैं, कम सीटें कहाँ कहाँ से हैं। और इस बेस पे अभी वीडियो में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट सीट के बारे में। इस प्रकार से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है, जिसमें वर्तमान में 245 सीटें हैं। अधिकतम इनकी संख्या 250 हो सकती है और राज्यसभा के अलावा लोकसभा के मामले में 552 थी ये। वर्तमान जो सीटें 245 इनका बंटवारा किया गया है, एक तो निर्वाचित सीटों के रूप में, एक मनोनीत सीटों के रूप में, नॉमिनेट सीटों के रूप में। निर्वाचित सीटें 233 हैं और मनोनीत सीटें 12 हैं, दोनों मिला के और होती हैं आपकी 245 सीटें। निर्वाचित सीटों में एक तो स्टेट से कितनी है और यूटीज केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है। स्टेट जिसमें ऑल स्टेट शामिल होंगे, टोटल सीटें हैं 225 सीट राज्यों से, और यूटीज में केवल और केवल 3 यूटी शामिल हैं, जिनमें से 8 सीटें राज्यसभा में पार्टिसिपेट करती हैं, राज्यसभा में सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू एंड कश्मीर से 4। मैक्सिमम सीट राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्वाभाविक जनसंख्या ज़्यादा है, तो यूपी की सीटें राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश से यहाँ 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र से 19 हैं, तमिलनाडु से 18 हैं। इसके बाद इक्वल सीट के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनकी बराबर मात्रा में सीटें हैं। वेस्ट बंगाल और बिहार, जिसमें से 16-16 सीटें हैं दोनों में। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इनमें 11-11 सीटें हैं। उड़ीसा, राजस्थान दोनों में समान सीटें हैं। आसाम, पंजाब और तेलंगाना, इनमें 7-7 सीटें हैं। हरियाणा और छत्तीसगढ़, इनमें 5-5 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें 3-3 सीट हैं। बाकी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें से 1-1 सीटें हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इनके अलावा 3 प्रकार के हमारे और स्टेट बचे, जिनमें से पॉपुलेशन के हिसाब से जनसंख्या डिसाइडेड की गई, तो कर्नाटका से 12, केरला से 9 और झारखंड से 6। इस प्रकार से हमारे 28 स्टेट, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में पार्टिसिपेट करते हैं। 28 राज्यों का क्रम सीटों के हिसाब से इस प्रकार से दिया गया है। तो परीक्षाओं के हिसाब से एक तो आपकी ये टेबल इंपॉर्टेंट बनती है। मान लो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं आए और सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र या तमिलनाडु में से कोई एक ऑप्शन होगा। दूसरा सवाल आता है इक्वल सीटों से, कि किस राज्य में राज्यसभा की समान सीटें हैं, और बाकी बचता है आपका ये वाले राज्य। तो इनको आप अच्छे से देखिएगा और नोट करते रहिएगा साथ साथ। इसके बाद यूटी से सवाल बनता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में पार्टिसिपेट करते हैं, तो केवल 3 होंगे ये। बाकी बचे कितने अपने? 6। तो इस प्रकार से 6 केंद्र शासित प्रदेशों का एक भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं जाता। इसकी वजह जनसंख्या नहीं है, कि वहां जनसंख्या उतनी नहीं है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा हो जाए, जबकि लोकसभा में सब जगह से 1-1 सीटें दी गई हैं। यूटीज में केवल दिल्ली का नाम आएगा, जहां से 3 सीटें डिसाइडेड हैं, पुडुचेरी से 1 सीट और जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीटें। इन सीटों का बंटवारा जनता द्वारा प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होता है, और संविधान की जो 4th शेड्यूल है, 4थी अनुसूची है, उस अनुसूची में इन सीटों की बात कही गई है। जबकि लोकसभा में जनसंख्या जनगणना के बाद तय होती है, और लोकसभा के मायने में 1971 वाली जनगणना 2026 तक यथावत रखी गई है, कि 1971 में जो सीट हैं वो 2026 तक यूं की यूं रहेंगी। उसके बारे में 2 संशोधन हुए थे, 42 एंड 84। तो ये 2 संशोधनों के बारे में हमने चर्चा की लास्ट के वीडियोज़ में, आप उसमें से देखिएगा। और लोकसभा के और राज्यसभा के सीटों में काफ़ी डिफरेंस है। सबसे पहली बात कि रिजर्वेशन का जो मसला है, ये रिजर्वेशन ओनली लोकसभा में है
राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो रिजर्वेशन के हिसाब से राज्यसभा में कोई सीटों को डिसाइडेड नहीं किया गया यहाँ जनसंख्या के अकॉर्डिंग, लेकिन एक ही बार में फिक्स कर दिया था और वो चौथी शेड्यूल थी। तो ये हुआ आपका राज्यसभा के सीटों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, कि जिस प्रकार से लोकसभा की विशेष शक्तियाँ थी उसी प्रकार से राज्यसभा के पास भी कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोकसभा के बारे में भी देख सकते हैं एक बार, कि लोकसभा के पास विशेष शक्तियां कौन कौन सी थी। तो उसमें हमने पढ़ा कि एक तो मनी बिल धन विधेयक के संबंध में शक्ति, एक संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग, एक अनुदान की मांग, और लास्ट आपातकालीन समाप्ति। ये चार शक्तियां लोकसभा में हैं। यानी धन विधेयक पर आखिरी निर्णय लोकसभा का रहेगा, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा कि धन विधेयक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति से लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा स्पीकर मनी बिल के बारे में फाइनल डिसीजन लेता है। ज्वाइंट सिटिंग, संसद के दोनों सदनों के बीच अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल करता है संसद के दोनों सदनों को और उस समय ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ज्वाइंट सिटिंग जब बुलाई जाती है तो लोकसभा स्पीकर इसका अध्यक्ष होता है। यदि लोकसभा स्पीकर उपस्थित नहीं है तो डिप्टी स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। इसके बाद अनुदान की मांग, तो अनुदान की मांग केवल लोकसभा में ही उठाई जा सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति के बाद। इसके बाद आपातकालीन की समाप्ति, कि इमरजेंसी लगाने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, बट इसको समाप्त करने का जो मुद्दा उठेगा वो लोकसभा में उठेगा। इन शक्तियों के संबंध में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। जैसे फर्स्ट हम देखें धन विधेयक के बारे में, तो धन विधेयक राज्यसभा उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, बस 14 डेज के लिए अपने पास रोक सकती है। संशोधन करेगी भी तो लोकसभा के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो नहीं करे। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में राज्यसभा लोकसभा की मीटिंग बुलाई जाती है तो लोकसभा स्पीकर ही उसका पीठासीन अधिकारी होता है। अनुदान की और इमरजेंसी के संबंध में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। राज्यसभा के पास विशेष दो शक्तियां हैं, जिसमें आर्टिकल 249 एंड सेकेंड आर्टिकल 312। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को अधिकार देता है कि कोई भी ऐसा विषय जो राज्य सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, और वो ऑल इंडिया महत्व का है, ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस रखता है, तो राज्यसभा के 2/3 मेंबर मिलकर, 2/3 सदस्य मिलकर उस सूची पर नियम बना सकते हैं। सूचियों के बारे में अगर देखें तो 1935 का जो एक्ट था, 1935 का जो अधिनियम था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम में जो भी रूल्स थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको डिवाइडेशन कर दिया गया और उसमें मुख्य रूप से 3 सूचियां बनाई गई, जिसमें एक तो यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, और संघ सूची पर अधिकार केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट का था कि केंद्र सरकार इस सूची के विषय पर नियम बनाएगी। स्टेट लिस्ट में अधिकार दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, और कंकरेंट लिस्ट ये वो लिस्ट थी जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। इस पर यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर नियम बना सकती हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन होता है। तो इस प्रकार से 3 सूचियां 1935 के एक्ट में बांट दी गई थी। इनके अलावा जो कोई और विषय बचते हैं अवशिष्ट शक्तियों के रूप में, तो ये अवशिष्ट शक्तियां तत्कालीन वायसराय को सौंपी गई। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 का अधिनियम का है।
तो ये सारे के सारे नियमों की जो सूची है इसको यूं का यूं उठा के हमने भारतीय संविधान में ऐड कर दिया गया है। कुछ चेंजेस किए कि अवशिष्ट शक्तियां जो वायसराय को सौंपी गई थी, हमने अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को सौंप दी गई हैं। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। तो राज्य सूची पर नॉर्मली कंडीशन में देखा जाए तो राज्य सरकार का अधिकार होता है, लेकिन आर्टिकल 249 इस बात को कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, यदि कोई ऐसा विषय राज्य सूची में है जो ऑल इंडिया महत्व इंपॉर्टेंसी का है, तो ये उस पर भी नियम बना सकते हैं 249 के तहत। तो ये नियम बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा का है, लोकसभा का कोई अधिकार नहीं होता। अनुच्छेद 312 इस बात को कहता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसको हम कहेंगे अखिल भारतीय सेवा, कि ऑल इंडिया सर्विसेज अगर बनानी है, क्रिएट करनी है, तो क्रिएट करने का अधिकार भी राज्यसभा के पास होता है। जैसे कि देखा जाए स्वतंत्रता के से पहले इंडिया में 2 सर्विसेज थी, एक तो आईसीएस और एक आईपी, इंडियन पुलिस। जबकि वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में आईसीएस का नाम चेंज होकर कर दिया है आईएएस, आईपी का नाम चेंज करके कर दिया है आईपीएस, और राज्यसभा ने 1960 के दशक में एक सर्विस और बनाई जिसका नाम है आईएफएस। तो ये हुई आपकी प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आपकी पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, और ये आपकी फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इस प्रकार से 3 ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं। अगर कोई और सर्विस को ऑल इंडिया लेवल का दर्जा देना है तो ये अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास होगा, लोकसभा के पास इसके बारे में कोई पावर नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं लोकसभा से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है, कि राज्यसभा राज्य सूची पर नियम बना सकती है, लोकसभा नहीं बना सकती। ऑल इंडिया सर्विस को राज्यसभा क्रिएट कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती। लेकिन लोकसभा के पास जो पावर है वो राज्यसभा के पास नहीं है। कुछ ऐसे सिमिलर पावर हैं जिनको हम संसद की शक्तियों में पढ़ेंगे, कि संसद में यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर किस क्षेत्र में बराबर की पावर रखती हैं। तो ये विशेष शक्तियों का मामला हुआ राज्यसभा का। इसके बाद राज्यसभा का आपका एक पॉइंट बचता है कि राज्यसभा के स्पेशल जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी, जिस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष मुखिया होता है लोकसभा का, उसी प्रकार से राज्यसभा में जो मुखिया होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा सवाल बनता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो देखिए राज्यसभा में जो पदाधिकारियों का एक पैनल है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट सभापति की होती है। सभापति के जस्ट बाद उपसभापति होता है। इसके बाद सदस्यों का पैनल होता है। तो ये लोकसभा के प्रमुख अधिकारियों में आते हैं। उसके बाद मिनिस्टर और राज्यसभा के मेंबर्स वो बचेंगे। अब देखिए सभापति, सभापति बोले तो भारत का उपराष्ट्रपति। तो यहां आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वाइस प्रेसिडेंट कि उपराष्ट्रपति के बारे में बेसिक फैक्ट क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं उपराष्ट्रपति की, चुनाव कैसे होता है उपराष्ट्रपति का, इसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति में कुछ पॉइंट्स होंगे जिसमें पहला तो बेसिक होगा, इसके बाद क्वालिफिकेशंस होंगी, इसके बाद इलेक्शन, रिमूवल प्रोसेस और फिर इसकी पावर्स। तो ये जनरल से कुछ पॉइंट्स हैं उपराष्ट्रपति को समझने के लिए। तो सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल इंडिया में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, सबसे प्रमुख देश का मुखिया होता है, तो वो उसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का दर्जा सेकंड नंबर पर दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति
भारत का दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको दूसरा नागरिक कहा जाता है। इसके साथ ही जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, डीयू है, डीयू का कुलाधिपति जो होता है ये भी भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। तो 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भारत का दूसरा नागरिक किसको कहेंगे, उपराष्ट्रपति को, और दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति किसको कहेंगे, उपराष्ट्रपति को। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशंस। देखिए भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, बस इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चेंजेस तो हमने वहाँ किया कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यूएसए में उपराष्ट्रपति को अधिकार मिल जाता है वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति बनने का परमानेंट तरीके से। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने के बाद भी संविधान में यही प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर आएगा तो सही काम चलाने, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक काम कर सकता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में कराना आवश्यक होता है। सबसे बड़ा परिवर्तन हमने यहाँ किया है। अब देखिए उपराष्ट्रपति कहने को तो दूसरा नागरिक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पास उतनी शक्तियाँ नहीं हैं जितनी राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो देखिए सबसे पहले पावर्स को देख लेते हैं अपन कि उपराष्ट्रपति के पास क्या पावर होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के पास 2 पावर हैं जनरली, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65। आर्टिकल 64 इस बात को कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और आर्टिकल 65 इस बात को कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है, जो टाइम पीरियड रहेगा 6 मंथ। तो अनुच्छेद 65 में तो सीधा सा प्रावधान है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा तो सारी शक्तियां, पूरा पावर राष्ट्रपति पद के उठाएगा, वेतन भत्ते सबको उसी प्रोसेस से मिलेगा। आर्टिकल 64 में इस बात में प्रावधान है कि राज्यसभा में जो सभापति रहेगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास कुछ समांतर शक्तियां हैं, इक्वली पावर्स हैं, जिनमें सबसे पहले सदन के अध्यक्षता। जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष सदन का मुखिया होता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का मुखिया होता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। सदस्यों को बोलने का अधिकार देता है। इसके साथ ही साथ यदि कोई ऐसा बिल आए जिसमें दोनों पक्ष और विपक्ष बराबर हो, तो वाइस प्रेसिडेंट उस पर अपना एक वोट डाल सकता है, जिसको हम कहेंगे निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। तो निर्णायक मत डालने का अधिकार भी इसके पास होता है। इसके साथ ही साथ कि गणपूर्ति का अभाव हो, गणपूर्ति मतलब कोरम, कि संसद में या राज्यसभा या लोकसभा में जब कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य नहीं आए, यानी क्लास में 1/10 सदस्य भी नहीं है, तो दोनों सदनों के मुखियाओं के पास अधिकार होता है कि वो गणपूर्ति के अभाव में उस क्लास की छुट्टी कर सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं। तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा को स्थगित करने का अधिकार रखता है गणपूर्ति के अभाव में। तो केवल 2 पावर है वाइस प्रेसिडेंट के पास। तो हम यूँ कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति नाम का उपराष्ट्रपति है, लेकिन इतनी पावर नहीं है जितनी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैं। तो कुछ आलोचनावादी इसको हिज सुपरफ्लुअस फाइनेंस भी कहते हैं। अब देखिए बेसिक और पावर का 2 पॉइंट पूरे हुए। इसके बाद योग्यताएं, इलेक्शन और रिमूवल प्रोसेस बचता है।
योग्यता में पहली योग्यता सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता उम्र एज 35 कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड योग्यता मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। इसके साथ ही साथ प्रस्तावक कम से कम 20 प्रपोजर्स, इसके बाद स्कैंडर्स अनुमोदक भी 20, और ये अपनी जमानत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएगा 15,000, और ये राशि डिपॉजिट होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। साथ ही साथ एक प्रावधान किया गया कि कुल वैध मतों का, टोटल वैलिड वोट का यदि 1/6 वोट प्राप्त नहीं किए तो ये राशि जब्त हो जाएगी, सिक्योरिटी इज फॉरफिटेड। तो ये उपराष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं हैं। इनमें से सीधे सवाल कई बार आ जाते हैं, तो आप इनमें ध्यान रखिएगा कि भारत का नागरिक हो, 35 साल पूरी हो जाए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, जमानत राशि 15,000 हो, आरबीआई में जमा कराए, और 1/6 वोट नहीं मिले तो राशि जब्त हो जाती है। तो ये उपराष्ट्रपति बनने की कुछ योग्यताएं हैं। इसके बाद इलेक्शन। तो देखिए, इलेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट कंडीशन कि जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार से भारत में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव का निर्णय करता है इलेक्शन कमीशन, कि चुनाव कब कराएंगे। तो इलेक्शन कमीशन चुनाव का निर्णय करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आर्टिकल 71 में भी स्पष्ट की गई है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के इलेक्शन में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इसका डिसीजन करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इलेक्शन का निर्णय इलेक्शन कमीशन और डिस्प्यूट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, और अप्रत्यक्ष रूप में कुछ खास लोग राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। उनका एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप को कहा जाता है निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में जो वोट डालने वाले वोटर होते हैं वो 2 प्रकार के वोटर होते हैं, एक लोकसभा के सदस्य और एक राज्यसभा के सदस्य। केवल लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तो शामिल होती है, विधानसभा भी शामिल होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद ही शामिल होती है, और संसद में भी लोकसभा के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी शामिल होते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सांसद शामिल होते हैं दोनों सदनों के, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य मिलकर शामिल हो जाते हैं। तो लोकसभा के टोटल सदस्य 545 और राज्यसभा के टोटल सदस्य 245, 790 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव को तय करते हैं कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा डिफरेंट था कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सांसद शामिल होते थे। निर्वाचित सांसद यानी यहां से 2 घट जाएंगे और इधर से 12 घट जाएंगे, तो इनकी संख्या बचेगी 776। तो ये फॉर्मूला काम आएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। जो लास्ट वीडियो में दे रखा है कि उपराष्ट्रपति की तरह ही राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति के चुनाव के वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, उसमें आपको दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में बेसिक अंतर क्या है। तो बेसिक अंतर केवल इतना सा है, चुनाव की प्रक्रिया दोनों की सेम है, इलेक्शन कमीशन दोनों के माध्यम से डिसीजन निर्णय करता है, सुप्रीम कोर्ट भी डिस्प्यूट पर डिसीजन लेता है फाइनल, निर्वाचक मंडल उसका भी होता है, राष्ट्रपति का भी, इनका भी होता है, वोटर सांसद होते हैं, वहाँ विधायक भी होते हैं, और सांसद यहाँ सभी होते हैं, वहाँ निर्वाचित होते हैं।
केवल इतना सा फर्क है। और चुनाव की विधि वही होने वाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी एकल संक्रमण विधि। तो ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव की विधि है। तो इस प्रकार से आपका एक पॉइंट क्लियर हुआ, इलेक्शन। बाकी पॉइंट्स हमने पॉइंट बाय पॉइंट तय किए। अब आपका एक पॉइंट बचता है रिमूवल प्रोसेस, कि जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में क्या प्रक्रिया है हटाने की। तो देखो, एक चीज तो क्लियर है कि भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, इम्पीचमेंट है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। और उसके बारे में एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको महाभियोग की प्रोसेस समझ में आ जाएगी। उपराष्ट्रपति के बारे में हटाने की अगर बात करें तो संविधान में कोई भी उपबंध नहीं है। पहला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर नो प्रोविजन टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट, कि संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान था। लेकिन अगर फिर भी उपराष्ट्रपति को हटाना चाहे तो कौन हटा सकता है। तो देखिए, राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर एक संकल्प पारित करें, लेकिन संकल्प पारित करने से पहले उपराष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। और यह पूर्व सूचना का जो टाइम पीरियड रहेगा वही 14 डेज का होगा। 14 डेज के बाद ये प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी। सभी सदस्य मिलकर संकल्प पारित करेंगे और यह संकल्प को लोकसभा में भेजेंगे। और यदि लोकसभा इससे सहमत हो जाती है, लोकसभा की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो उसी दिन से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं आया। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी को भी आज तक पद से नहीं हटाया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रोविजन नहीं है, फिर भी बना दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का संविधान में पूरी की पूरी प्रक्रिया दी गई है महाभियोग के बारे में। तो एक वीडियो है, उसको आप अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया कंप्लीटली कि पार्लियामेंट का जो दूसरा सेशन है, राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, उस काउंसिल ऑफ स्टेट में कंप्लीटली उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका गठन कब हुआ, उसके बाद उसका अन्य नाम क्या क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके बाद उसकी स्पेशल पावर क्या है और उसके प्रमुख पदाधिकारी क्या हैं। तो इस बेस पे आपका राज्यसभा का जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश्ड हुआ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में